हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलो, सब पेपर का प्रिपरेशन कर लिए ना? तो नाउ विल स्टार्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। नाउ विल स्टार्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हम शॉर्टकट में आई या आईपी लिखते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन इंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो हम जो आफ्टर एटॉमिक रेडियस नाउ विल स्टार्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो हमने एटॉमिक रेडियस फिनिश हो चुका था हमारा। अब हमारा जो दूसरा है पीरियोडिसिटी, वो है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो स्टार्ट करें ना? तो पहले समझ लो, उसके बाद लिखना। सारे स्टूडेंट समझेंगे तब लिखेंगे, ठीक है? कोई डाउट है? पहले क्या करोगे? पहले क्या करोगे? समझो। चलो देखो, सबसे पहले आयोनाइजेशन इंथैल्पी में हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग। मीनिंग बोले तो डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि कंपेयर कैसे किया जाए। तीसरा हम पढ़ेंगे कि इसमें एक्सेप्शन क्या है। फोर्थ वन हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मीनिंग क्या होता है और कैसे कंपेयर किया जाए। ठीक है, ये चार चीजें हमें इसमें पढ़ना है, तो ध्यान से समझिएगा। हम पहले तुम्हें मीनिंग समझा रहे हैं। अब पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी, बट व्हाट इज फर्स्ट बी? देखो, इस ब्लॉक को फर्स्ट ए लिखा जाता है और सेकेंड ग्रुप को सेकेंड ए लिखा जाता है, ठीक है? और ये पी ब्लॉक को थर्ड ए लिखा जाता है, लेकिन डी ब्लॉक को थर्ड ए लिखा जाता है, सॉरी थर्ड बी लिखा जाता है। तो एस और पी ब्लॉक के लिए ए यूज किया जाता है, बताया था ना लिखने के लिए। और डी के लिए क्या यूज किया जाता है? बी। तुम्हें जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाया तो बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। तो डी के लिए बी लिखा जाता है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीनिंग समझो। अब पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। अब एलिमेंट वो अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। हम लूज करने के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? लूज करते हैं, और लूज करके और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, और ऑक्टेट कंप्लीट करके वो स्टेबल हो जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो हम ये बोल सकते हैं कि सम element lose their electron from some element lose their electron from outer shell
to complete their octet, to complete their octet, some element lose their electron from outer shell to complete their octet to gain the stability, to gain the stability. अगर हम एग्जाम्पल में बात करें तो सोडियम, सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ये बन जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे तो बन जाएगा सोडियम प्लस, और इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से ये ऑक्टेट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, स्टेबल। ठीक है। अगर हम Mg के बारे में बात करें तो Mg का कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। अगर आउटर सेल में 282, अब ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो ये इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिया है, तो कुछ जो एलिमेंट है जैसे कि एस ब्लॉक के एलिमेंट है वो अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहते हैं, और लूज करके अपना ऑक्टेट क्या करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है। अब कंप्लीट जब करना चाहते हैं तो उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट, और उसमें क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी। लेकिन बात ये रहा कि क्या वो अपने मर्जी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे, तो हमारा आंसर है नहीं। क्यों नहीं मर्जी से लूज करेंगे, तो देखो ध्यान से, इस इलेक्ट्रॉन को होता है निगेटिव और यहाँ प्रोटॉन होता है, तो इस निगेटिव में और इस प्रोटॉन में क्या होता है, मैं डर गया शिवाजी क्या हैप्पी क्या है, कहाँ से आते हैं? तो पहले इतना लिखो जो लिखवाया हूँ, फिर आगे पढ़ाता हूँ। 2 मिनट। अब थर्ड में माने किससे बोल रहे हो, प्लीज रिपीट द एग्जांपल। किसको मैसेज किए हो, ये माइनर नहीं है क्या तुम्हारे अंदर, है या नहीं है? लिख लिए? स्टेबिलिटी
ओके, अब ध्यान दो, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन में, इस प्रोटॉन में क्या होता है, अट्रैक्शन। ठीक है, तो दोनों पे अपोजिट चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्टेड, इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्टेड किधर, टुवर्ड्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रोटॉन की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो इस बात से तो हमें समझ में आ गया कि इस इलेक्ट्रॉन्स को अगर निकालना है तो हमें ऐसे नहीं निकल पाएगा। इस इलेक्ट्रॉन्स को अगर निकालना है, क्योंकि ये तो इसके अट्रैक्शन में है, कैसे निकलेगा, तो निकालने के लिए बाहर से हमें एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी का मतलब हुआ हीट देना पड़ेगा, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो या तो हीट देंगे, या सनलाइट देंगे, या करंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो किसी फॉर्म में हम इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे, और एनर्जी सप्लाई करके इस बॉन्ड को, हम इस फोर्स को तोड़ेंगे। ये जो फोर्स लगा हुआ है इसको तोड़ेंगे। जैसे मान लो हमें इसको मेल्ट करना है, इस मार्कर को हमें मेल्ट करना है, तो अब इसके बीच में अभी क्या है, अट्रैक्शन है। अब मेल्ट करना है, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है हमें, तो हमने इसको हीट करना पड़ेगा, यानी हीट देना पड़ेगा। जब हीट देंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स के जो बीच में बॉन्ड बना हुआ है, जो अट्रैक्शन लग रहा है, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे टूट जाएगा, और ये मेल्ट होता चला जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे सोच लो, सोचो, वाटर है, वाटर को वेपर बनाना है, तो वाटर को वेपर बनाना है तो वाटर में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स पास पास होगा। अब हमें दूर दूर करना है, क्योंकि वेपर में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे। तो वाटर को हीट करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और वो वेपर दूर दूर चला जाएगा। तो हीट देने पे मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, उनके बीच में बॉन्ड टूट जाता है, जो अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, ये जो अट्रैक्शन लग रहा है, अब इसको तोड़ने के लिए हम यहाँ से हीट सप्लाई करेंगे, यानी हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी सप्लाई करेंगे। अब इतना एनर्जी सप्लाई करेंगे, अब यानी कि थोड़ा सा कर दिया, मान लो इसको मेल्ट करना है, तो तुम जाके छत पे, टेरिस पे रख दो इसको सनलाइट में, तो क्या मेल्ट हो जाएगा, सनलाइट में रखोगे तो मेल्ट होगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो जो सनलाइट में एनर्जी है वो पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है। तो हमें उतना एनर्जी देना पड़ेगा, उतना हीट देना पड़ेगा ताकि ये मेल्ट हो जाए। तो सनलाइट के पास उतना एनर्जी नहीं है जो इसको मेल्ट करवाते, तो हमें यहाँ हीट देना पड़ेगा। तो हीट उतना देना पड़ेगा कि ये बॉन्ड को तोड़ सके, ये अट्रैक्शन को तोड़ सके। तो ये जो तुम हीट देते हो, ये जो तुम एनर्जी देते हो, इसी एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। यानी इस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, कौन से इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई किया जाता है, उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी के नाम से जानते हैं। कहीं समझ लो, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी सप्लाई किया जाता है, उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी के नाम से जानते हैं। कहीं समझ लो, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको उस उधर से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, हीट देते हैं, तो हीट जो दोगे तब ना निकलेगा जी। एक गधे संस्कार मीन्स एनायंस प्रोवाइड एनर्जी, एनायन प्रोवाइड करेगा एनर्जी। हीट दे रहे हैं ना हम, अब एनायन के बारे में कहाँ आ गया, केटायन के बारे में पढ़ रहे हैं।
यहाँ हीट दे रहे हैं ना, हम दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम दे रहे हैं हीट। हीट कौन दे रहा है? हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। सोडियम के मेटल को लेके और हीट कर रहे हैं, उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। क्या समझ लो। तो इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल को इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हम बाहर से हीट कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। लो हीट हो जाओ, और हीट करेंगे तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसकी मुंह माया को तोड़ ताड़ देगा। बोला हम तुम्हारी मुंह माया में नहीं रहेंगे, जो तुम मुझे अट्रैक्ट कर रहे हो, अब मुझे हीट आ गया। वो बिलियन है, कह रहा है कि हमारी तुम्हारी दोस्ती तोड़ दिया उसने। तो जो हम बाहर से हीट देंगे उसको, ये रानी मुखर्जी और ये शाहरुख खान है, कुछ होता है वो देखे ना, नहीं देखे? तो ये दोनों में अट्रैक्शन है। अब इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए अक्षय कुमार आया, ऋतिक रोशन, और उसको ये बोला कि हम हिट दे रहे हैं, तो ये रानी मुखर्जी को उड़ा के लेके गया। तो क्या बोलेंगे इसका? लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो एटम तुम बाहर निकालोगे जहां से इलेक्ट्रॉन, वो गैसियस फेज में होना चाहिए, वो सॉलिड फेज में नहीं होना चाहिए। अगर सॉलिड फेज में है तो उसको गैसियस फेज में बदलना पड़ेगा पहले। तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फेज, यानी इलेक्ट्रॉन्स निकालने का जब जब हम बात करें तो सोच लेना को गैसियस फेज से निकाला जाएगा। गैसियस फेज का मतलब ये नहीं कि गैसियस एटम, अगर कोई सॉलिड में भी रहेगा तो उसको गैस में बदलना पड़ेगा पहले। हम यहाँ इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? आयोनेशन एंथैल्पी का डिफिनेशन बताओ क्या हो जाएगा? डिफिनेशन, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ आयोनेशन एंथैल्पी? रिक्वायर्ड एनर्जी, required energy to remove, required energy to remove valence shell electron या outer shell electron, outer shell electron from gaseous atom, gaseous atom is known as ionization enthalpy। तो आउटर सेल में से, गैसियस एटम में से जो इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाता है उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। और वो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है? वो एनर्जी हीट के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, सनलाइट के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। अब जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, वो एनर्जी का जो यूनिट होता है वो किलो जूल पर मोल, यानी एक मोल के लिए डिफाइन होता है। यानी जो एनर्जी देना होगा, अब एक मोल क्या है वो मोल के बारे में बाद में बताएंगे। तो इसका यूनिट, जो एनर्जी तुम देते हो उसका अगर यूनिट के बारे में बात करें तो यूनिट किलो जूल पर मोल, एक मोल के लिए। मोल क्या होता है आगे बात करेंगे। या किलो कैलोरी होता है पर मोल, या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ईवी लिखा जाता है। ईवी बोले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी बोले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस एनर्जी को जो हम सप्लाई करते हैं उसको इस यूनिट में मेजरमेंट करते हैं, किलो जूल पर मोल में, किलो कैलोरी पर मोल में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में।
ईवी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख लिए सबने? लिख लिए ना? अब हम बात करेंगे कंपेयर का। ये हमारा मीनिंग फिनिश हुआ, मीनिंग क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कंपेयर, कैसे करें कंपेयर, मतलब किसमें एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, किसमें एनर्जी कम देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, किसी में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, किसी में कम एनर्जी देना पड़ेगा। अगर मार्कर मान लो जो हम लिख रहे हैं जिस मार्कर से, वो प्लास्टिक का है और एक मार्कर आयरन का है, रोड, तो आयरन वाला में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मार्कर प्लास्टिक वाला में कम एनर्जी देना पड़ेगा। इस तरह से हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर, अब हमारा सेकंड पॉइंट स्टार्ट होता है हाउ टू कंपेयर। तो कंपेयर करने के लिए हाउ टू कंपेयर, कंपेयर हम कैसे करें? तो कंपेयर करने के लिए हम देखो, अब सीधा सीधा बात है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है और ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के द्वारा क्या है, अट्रैक्टेड है, तो ये जितना अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना ही हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए, करना पड़ेगा ना। तो एक चीज बात से बात क्लियर हो गया कि हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, और हम जानते हैं कि अगर सिस्टम को हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। यानी हम एक बात तो नोट डाल के लिख भी सकते हैं कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज ऑलवेज, अब ऑलवेज क्यों मैं लिखवा रहा हूं, क्योंकि आगे भी हमें पढ़ने हैं, ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब आप लोग जानते होंगे एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस 10th में 9th में पढ़ गए होंगे ना। हीट दिया जाता है, हीट देने पे, हीट जब एब्जॉर्ब होता है, जब हीट दिया जाता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, हम उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब यहां पर बात रहा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अट्रैक्टेड है, यानी ये जितना अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। यानी कंपेयर के पॉइंट्स हम देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी जितना ज्यादा ये अट्रैक्शन होगा इधर, उतना ही उसको बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। इट इज सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड, हाँ जी, सबके अंदर से घुस के थोड़े प्रोवाइड करोगे, बाहर से प्रोवाइड करोगे ना, उसी के अंदर घुस जाओगे, लो इलेक्ट्रॉन पकड़ के निकाल दिए। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर ये ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा। तो अगर हम कैसे समझ में आए कि किसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, तो हमारा मेन जो टारगेट होगा वो इस बात पे काम करना होगा कि हाउ टू डिसाइड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है किसमें कम, हम कैसे डिसाइड करें। तो डिसीजन का पहला पॉइंट हम लेंगे कैसे, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस से, प्रोटॉन से बहुत दूर है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पास में है, तो जितना वो दूर रहेगा उतना उसका अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। पास रहोगे तब ना अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अच्छा मुझे बताओ कि तुम पास रहते हो तो अट्रैक्शन ज्यादा रहता है कि दूर रहते हो तो?
तुम्हारा फ्रेंड है, तो फ्रेंड से तुम्हारा दोस्ती कब अच्छी बनी रहेगी? जब पास में रहोगे तब, या दूर रहोगे तब? दूर रहेंगे तब। दूर रहोगे तो तुम्हारी दोस्ती ज्यादा बनी रहेगी गधे। पास में रहोगे तब ना दोस्ती बनी रहेगी। यानी इसके बीच में जितना अट्रैक्शन, जितना ये डिस्टेंस कम होगा उतना ही अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। होगा ना? जितना पास में रहोगे उतना, यानी तुम्हें फिर से अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालना पड़ेगा। यानी जो रेडियस वाला बात बताया था वही, उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर अनइक्वल आ गया, अनइक्वल आ गया मतलब बराबर नहीं है, इसका 2 ऑर्बिट है और इसका 3 ऑर्बिट है, तो जिसका ऑर्बिट ज्यादा होगा उसमें अट्रैक्शन क्या होगा? कम या ज्यादा? बताओ गधे। क्या होगा? कम होगा। तो जिसका ऑर्बिट ज्यादा होगा उसका अट्रैक्शन कम होगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जिसका ऑर्बिट कम होगा, यानी ऑर्बिट कम होना मतलब साइज कम होना, तो जिसका ऑर्बिट कम होगा उसका अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। और ज्यादा होगा तो आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा? ज्यादा। तो देखो, मतलब साइज जितना वो छोटा होगा, कुल मिला के बोल सकते हो कि अगर जितना साइज छोटा होगा, जितना साइज छोटा होगा उतना ही आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा? ज्यादा होगा, ये बोल सकते हो। जितना वो छोटा होगा ना उतना ही उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा मुश्किल? जितना साइज छोटा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। होगा या नहीं होगा? और जितना मुश्किल होगा उतना ही एनर्जी ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सोच पा रहे हो या दिमाग ब्लॉक हो गया है? सोच पा रहे हो ना? यानी जितना साइज कम होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। बात क्लियर? तो मुझे ये बताओ कि कंपेयर का हम पहला पॉइंट हमने तुम्हें बताया, तो मुझे ये बताओ कि अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें लिथियम से लेकर सीजियम तक, तो एक क्वेश्चन भी हम लिख सकते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम। तो मुझे बताओ कि लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ठीक है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, पोटेशियम से एक इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, रिविडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, सीजियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। किसमें एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा? सीजियम में या लिथियम में? किसमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा? किसमें एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा? तो 2-3 जने ऐसे गधे हैं जो सीजियम भी बोल रहे हैं। अरे किसका साइज छोटा है? सीजियम का तो साइज बहुत बड़ा है ना, तो बड़े साइज में से हम इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जिसका, अब सोचो लिथियम के कितने ऑर्बिट? 2 ऑर्बिट। यहाँ कितने ऑर्बिट? 3। यहाँ कितने ऑर्बिट? 4। ऑर्बिट क्या हो रहा है? इंक्रीज, यानी साइज बढ़ रहा है। साइज जितना कम होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा? सबसे ज्यादा परेशानी किसमें होगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में? लिथियम को, फिर सोडियम को, फिर पोटेशियम को, फिर रिबिडियम को, फिर सीजियम को। साइज बढ़ेगा तो निकालना आसान हो जाएगा। जितना ज्यादा साइज होगा, यानी टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है? साइज विल इंक्रीज। टॉप टू बॉटम साइज विल इंक्रीज। दैट्स वाई
more easy to remove outer shell electron. More easy to remove outer shell electron. Top to bottom size will increase. That's why more easy to remove outer shell electron. इसका मतलब टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? डिक्रीज होगा. टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी डिक्रीज होगा ना? नवजोत सिंह, डिक्रीजिए कि नहीं डिक्रीजिए? टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी डिक्रीज. ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होगा? लिथियम का. बात हो गई क्लियर? कौन बार बार मैसेज किया है? एक मिनट रुक जाओ, इसको बताता हूं मैं. कौन है ये? बेले, क्यों तुम लोग मैसेज करते हो इतना है? चलो ठीक है, ब्रेक ले लो, फिर आगे टीच करते हैं.